हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है परचेजिंग प्रॉपर्टी ऑन वर्बल एग्रीमेंट। देखिए, वर्बल एग्रीमेंट पर हम ज़बानी कलामी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दोनों पार्टी राजी होती है तो ऑफ कोर्स लेन देन हो जाएगा, हम पेमेंट कर देंगे, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे, हमारे नाम जो है वो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट भी हो जाएगी, हमारे नाम ट्रांसफ़र भी होगी। ये तो कोई मसला नहीं है सिंपली तौर पर। देखिए, अगर ज़बानी मुआहदा होता है, लेन देन का मुआहदा होता है, इतने पैसे फिक्स हो गए और उसके बाद में वो देने वाला मुकर जाता है, तो उस सूरत में उसकी क्या लीगल हैसियत है, ये हम आज का हमारा टॉपिक है कि वर्बल एग्रीमेंट अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं और दूसरी पार्टी ऑफ कोर्स उस पर वो हो जाती है, अपने वादे से मुकर जाती है, अपने उस एग्रीमेंट से मुकर जाती है जो वर्बली तौर पर हुआ, जो ज़बानी कलामी हुआ, तो उस पर हमारे पास क्या रेमेडी। देखिए, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, कानून में मना नहीं है, वर्बल एग्रीमेंट पर भी हम कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। कानून में वर्बल एग्रीमेंट पर कोई चीज खरीदने पर कानून मना नहीं करता। हम वर्बल एग्रीमेंट पर जो चीजें कर सकते हैं, वर्बल एग्रीमेंट हम उसमें इंटर हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मसला ये डिफिकल्ट टू प्रूव होता है, मुश्किल ये होता है कि इसको प्रूफ करना। अगर पार्टीज के दरमियान को डिफरेंसेस आ जाते हैं तो उस में प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज लीगली तौर पर ये हमें मना नहीं करता कानून के हम वर्बल एग्रीमेंट करें या रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं या इस तरीके से करें, ऐसा कुछ भी कानून में नहीं दिया गया। सिर्फ ये है कि रिलेशन को कायम करने के लिए, उस प्रूफ को सबूत करने के लिए जरूरी है कि तहरीर होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, ताकि अगर कोई पार्टी उससे मुकरती है, उससे दूर होती है, उसको नहीं मानती या कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं, तो उस सूरत में कोर्ट ऑफ लॉ में आसानी से जा सके, हम अपने मुद्दे को, हम अपने मौक़िफ़ को बेहतर तरीके से पेश कर सकें। देखिए, ये सेटलमेंट हुई थी, ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था, अब जो है ये दूसरी पार्टी नहीं मान रही, तो ये एक वर्बल एग्रीमेंट है, तो ऑफ कोर्स इट इज कंसीडर्ड फॉर बाइंडिंग अपॉन द पार्टी। ये बाइंडिंग अपॉन द पार्टी है। ज़बानी भी जो एग्रीमेंट है वो भी कानून इसको भी मानता है, वो भी वो है। सिर्फ कन्फ्लिक्ट की सूरत में ज़रूरी होता है कि ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, तो उस सूरत में ये है कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, कोई सर्टेन किसके राइट्स क्या हैं, उसकी लेबिलिटीज़ क्या है, इस चीज़ को सर्टेन करने के लिए लॉ में ये मुश्किल होता है कि किसने अपनी लेबिलिटी पूरी की, किसने नहीं की, इसकी क्या लेबिलिटी थी, इसकी नहीं थी, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये उस सूरत में होगा कि अगर वो रिटर्न है, तो ये अगर रिटर्न नहीं होगा तो ये वेरी डिफिकल्ट होगा टू प्रूफ करने के लिए कि ये हमारे लीगल राइट, ये हमारे जो आपस में वो थे, इसमें टर्म एंड कंडीशन, तो ये थोड़ा प्रूफ करने के लिए मुश्किल होता है। तो वैलिड, अदरवाइज दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट है। और जैसे वैलिड एग्रीमेंट के लिए अगर हम देखें कौन कौन सी चीजें होती हैं वैलिड एग्रीमेंट के लिए, तो कोई एक पर्पज होना चाहिए, उसके लिए हम देखते हैं एग्रीमेंट क्या होता है, एक पर्पज होना चाहिए, किस चीज के लिए हम ये वैलिड एग्रीमेंट कर रहे हैं, और इसके अलावा एक प्रपोज होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस, एक जो इजाब करे दूसरा कबूल करे, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और इसके अलावा कंसिडरेशन, लीगल कंसिडरेशन, लॉ फॉर उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए उस एग्रीमेंट के एसेंशियल में। और ये है कि दोनों एग्रीमेंट करने वाले हों जो वो एडल्ट होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए, और इसके लिए साउंड माइंड होनी चाहिए, उनके सेंस होनी चाहिए, और उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एग्रीमेंट में इंटर होनी चाहिए, आकिल और बालिग होनी चाहिए। और इसके लिए वो जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो शर्त ये कोई लॉफुल पर्पज के लिए होने, इलीगल पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए, वो लॉफुल पर्पज के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा वो जो है उसमें टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, वो एक दूसरे की जितनी टर्म एंड कंडीशन वो कंप्लीट करें, और ये फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए एग्रीमेंट, बिना किसी दबाव के, बगैर किसी कोर्शन के, इन्फ्लुएंस के बगैर होना चाहिए, फ्री कंसेंट में, आजादाना मर्जी के, यानी वो अपनी मर्जी से आजादाना तौर पर उस एग्रीमेंट पे अपेयर होने चाहिए। तो वो एग्रीमेंट जो है वो ये उसके एसेंशियल एग्रीमेंट हो जाएगा। अब देखें, जो चूंकि वर्बल एग्रीमेंट में हो जाते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम ये क्रिएट आती है। एक तो लिमिटेशन का मसला आता है, कब हुआ कब नहीं हुआ था, उसमें ये प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कौन सी तारीख हुआ था, उसमें कितना लिमिटेशन गुजरा, कितने दिन में ये जो है कंप्लीट होना था, कंसिडरेशन होनी थी, पोजीशन हैंड ओवर होना था, पेमेंट करनी थी, ये थोड़ी बड़ी मुश्किल होती है। और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन जरा मुश्किल से होता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में नाकाम हो, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। और अदरवाइज जो ओरल एग्रीमेंट जो वो एडमिटेड है, कोर्ट ओरल एग्रीमेंट को भी मानती है और एक्सेप्ट किया जाता है। इसके हमको रूलिंग में दे रहे हैं 2017 SCMR पेज 98, 2017 PSC पेज 272, और इसके अलावा 2021 SCP पेज नंबर 6 है। इसमें यही कहा गया है कि ओरल एग्रीमेंट एडमिटेड है, ओरल एग्रीमेंट को कोर्ट जो भी मानती है। और इसके अलावा वो एग्रीमेंट जो है अगर दूसरी पार्टी देखें, अगर उस एग्रीमेंट को दूसरी पार्टी डिनाई करती है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है फॉर नो प्रिमा फेसी केस,
उसमें कोई प्रेमा फेसी केस नहीं होगा, कोई लाई नहीं करता प्रेमा फेसी, उस सूरत में बड़ा मुश्किल होगा। तो उस सूरत में कोर्ट जो है ना ये कह सकते हैं कि आपके दरमियान एग्रीमेंट नहीं, वो शुरू से एग्रीमेंट को ही नहीं मानते। अगर दूसरी पार्टी आपका वर्बल एग्रीमेंट हुआ है, वर्बल एग्रीमेंट के बाद दूसरी पार्टी टोटली मुकर जाते हैं, तो कौन सा एग्रीमेंट, आपका तो मेरा कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो उस सूरत में आपका कोई नो प्रेमा फेसी केस विल बी मेड आउट, कोई आपका प्रेमा फेसी केस में नहीं बनेगा। उसके लिए रूल है कि 1999 SCMR पेज 2267, उस पर कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगी। हाँ, वर्बल एग्रीमेंट होता है, कोर्ट इंटरफेयर भी करती है, उसमें डिग्री भी हो सकती है, शर्त ये कि वो वर्बल एग्रीमेंट को मानते हैं, मगर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ मुख्तलिफ है, कुछ इख्तलाफ आ जाते हैं, वो अलग बात है, उस सूरत में कोर्ट जजमेंट दे सकती है और डिग्री भी हो सकता है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इजाजत दें, कल तक नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।